हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझा। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ का कुछ एक पॉइंट पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए थे। आज हम लोग उसे डिस्कस करते हैं और फिर मेथड्स ऑफ चार्जिंग वगैरह को पढ़ने के बाद हम लोग कूलम्ब्स लॉ को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या पढ़ा था, मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ आपको। मैंने बताया था कि जो चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी है ना। फिर मैंने बोला था कि चार्ज दो टाइप्स का होता है ना, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। आप जानते हो पॉजिटिव, आपको पहले से पता होगा आई थिंक। पॉजिटिव चार्ज कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो छोड़ता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है कोई मटेरियल, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हम क्या कहते हैं, उसमें नेगेटिव अपियर होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जिस पर जाता है उस पर नेगेटिव एक्सेस हो जाता है ना। फिर तीसरा हमने क्या पढ़ा था कि चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains conserved, है ना। फिर हमने पढ़ा कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड वाले पे, और शायद कुछ मैंने कराया भी होगा पिछले क्लासेस में। इसमें Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी का एक्सप्रेशन आया था, अगर आपको याद हो तो। इसने बोला था कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड होने का मतलब ये था, इसने ये कहा था कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज अपियर हो रहा है तो वो चार्ज जो है, वो चार्ज का जो अमाउंट है वो ई के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। मतलब अगर उस बॉडी पर चार्ज आ रहा है तो जो ई पर चार्ज होता है, ई पर कितना चार्ज था मैंने बताया था कल, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो उसी के मल्टीपल में होगा। यानी 2 टाइम्स ई, 3 टाइम्स ई, 100 टाइम्स ई, 1000 टाइम्स ई, बिलियन टाइम्स ई। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 10.3 ई, ऐसा नहीं हो सकता। यानी 10.3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम नहीं हो सकता, मैंने बता दिया था इसे, है ना। तो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। अब छोटी सी बात और रह जाती है कि डायमेंशन ऑफ चार्ज, है ना। डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होता है? तो कुछ कुछ जगहों पे ये मेंशन है कि डायमेंशन जो चार्ज है ना वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो ये सही नहीं है, ये सरासर गलत है। आपने 11th में पढ़ा होगा, याद करिए आप। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो सातों फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं आता है। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है और उसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो, इसका फॉर्मूला होता है करंट इंटू टाइम। तो करंट के लिए हमारे पास ए लीटर होता है और टाइम के लिए टी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो ए टी है। और एक छोटा सा पॉइंट बच रहा है, वो भी पढ़ ही लेते हैं, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। ओके, तो दूसरा क्या होता है, आप जानते हो, टू चार्जेस ऑफ सेम नेचर, सेम नेचर है ना, रिपेल ईच अदर। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो चार्ज हैं, मान लीजिए एक पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव ही है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब एक दूसरे को दूर भगाएगा अपने से, ठीक है ना। सेम नेचर का, ये दोनों पॉजिटिव है। फिर आप देखो ध्यान से, अगर एक नेगेटिव है और दूसरा भी नेगेटिव है तो भी सेम सिचुएशन है, क्योंकि अभी भी क्या है, दोनों सेम ही नेचर का है। बट अगर ऐसा हो जाए कि टू चार्जेस ऑफ अपोजिट नेचर हो तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और आपको पता है इसके लिए क्या होगा, है ना। अगर एक पॉजिटिव है तो अपोजिट क्या होगा पॉजिटिव का, नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी ओर खींचेगा और पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी ओर खींचेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। अब अगर आपको ये बात यहाँ तक समझ में आ गई तो चार्ज की जो प्रॉपर्टी अपनी है वो कंप्लीट हो गई। अब आप इसे एक बार ढंग से पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होता है कि चार्ज इज जैसे क्वांटाइज है ना। मैंने आपको क्या बोला कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज अपियर होगा, जो भी होगा, आई डोंट नो क्या, बट जो भी होगा वो ई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। मतलब जो भी ई की वैल्यू होती है उसका मल्टीपल होना चाहिए, यानी एन ई, है ना। ये हमेशा होना चाहिए चार्ज। तो जानते हो ई पे चार्ज कितना होता है?
1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ 10⁻⁻⁹ समझ रहे हो तुम, यानी 10⁻⁹ के अराउंड अगर ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होगा या ऐड होगा, तब जाकर के किसी बॉडी पे +1 कूलम्ब हो सकता है या -1 कूलम्ब हो सकता है। मेरी बात समझ में नहीं आई तुम्हें? सोचो 10⁻⁻⁹ के ऑर्डर का ना ई पे चार्ज होता है, तो उसको कितना से गुना करोगे, कम से कम 10⁻+19 से, यानी 10⁻+19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो ऐड करोगे या रिमूव करोगे, तब जाकर के 1.6 कूलम, यानी अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ 1 कूलम या 2 कूलम चार्ज तुमको मिलेगा। तुम समझ रहे हो कि कितना इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ रहा है। 10⁻19, पता नहीं तुम क्या बोलोगे उसे, 1000 बिलियन भी नहीं बोल सकते, उससे भी ज़्यादा, में भी 1000 ट्रिलियन वगैरह होगा। तो उतना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, मतलब 1 कूलम चार्ज क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है ना। तो जब हम सोचो अगर मुझे बात करनी होगी 10 कूलम की, तो जब 10 कूलम की बात कर रहे हैं तो उस समय क्या जरूरी है कि मतलब मैं इस लॉ को फॉलो करूं, क्योंकि अब कितने लेवल पे बात हो रहा है, अब 10⁻20 10⁻21 इस तरह के ऑर्डर पे बात हो रहा है। मतलब अब एक आध इलेक्ट्रॉन अगर आगे पीछे हो भी जाता है, या अमाउंट ऑफ चार्ज जो है 0.1 कूलम 0.2 कूलम अगर हो भी जाता है, तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। क्यों? अगर मैं माइक्रो लेवल पे बात करूं तो नहीं कर सकता है कि नहीं, लेकिन अगर मैं थोड़ा मैक्रो लेवल पे बात करूं तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर किया जा सकता है। क्या कह रहे हो सर आप? एक तरफ तो बोल रहे हो कि Q बराबर +-n ही होगा, दूसरा नंबर हो ही नहीं सकता, मतलब अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है या 11 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता। दूसरी तरफ आप ही कह रहे हो कि आप इग्नोर कर सकते हो। बाबू ये फैक्ट है, इग्नोर करना वो गलत है, ठीक है ना, वो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तुम्हारी एनसीईआरटी में, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि क्यों हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा मान लो अगर तुम्हारा आंसर कभी कभी आता है कि 100.001, तो तुम इसको अप्रोक्सीमेटली 100 लिख दो, क्या ये दोनों सही है? नहीं ना, अप्रोक्सीमेटली ना बराबर। उसी तरीके से हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सही हो गया, ठीक है। तो इग्नोर क्यों कर सकते हैं उसका लॉजिक मैंने तुम्हें बता दिया। एनीवे, तो प्रॉपर्टीज हमारी खत्म हुई। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा मटेरियल्स के टाइप्स का। वैसे तो मटेरियल 4 टाइप्स के होते हैं, और बात करूंगे तो और रेट निकल जाएगी, बट जनरली हमें जो इलेक्ट्रोसिटिक्स में पढ़ना है वो 2 टाइप पढ़ना है। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे तब 4 टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा 2 टाइप का मटेरियल जो होता है वो कौन कौन सा होता है आपको पता होगा, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। जो हमारे मैटर हमारे यहाँ काम के हैं वो 2 टाइप के हैं यहाँ पर, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। वैसे इसकी कैटेगरी जो है 4 पार्ट में बांटी गई है। इसे कौन कौन सा आपको शायद पता होगा, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और बताइए सेमी कंडक्टर्स, और चौथा सुपर कंडक्टर्स। बट हमें यहाँ उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं सुपर कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर्स की बात करूंगा तब मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी में घुसना पड़ेगा, जो समझने के लिए आप अभी एलिजिबल नहीं है। तो चलिए हम लोग अपने लेवल पे बात करते हैं थोड़ा सा कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। आप ध्यान रखिएगा, अगर कंडक्टर्स की मैं बात करूं तो बस इतना ध्यान रखना है, आपको याद रख लेना है फिलहाल, ठीक है, कि मटेरियल्स which have large number of free electrons, materials which have large number of free electrons, है ना। बिल्कुल, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है सर, क्या बोल रहे हो आप? करेंगे, इस पे बात करेंगे, हम लोग समझेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। मैं थोड़ा बताऊंगा और अगर नहीं तो मैं पूरा भी बता दूंगा, ठीक है। देखते हैं कैसा सिचुएशन होता है। और एग्जाम्पल में इसकी क्या बात करेंगे, हम जानते हैं कंडक्टर कौन सा होता है। अरे मेटल्स लिख लो ना सीधा, हाँ सीधा मेटल्स लिख लो, हाँ सीधा मेटल्स लिख लो। फिर इंसुलेटर की अगर बात की जाए, तुम जानते हैं इंसुलेटर्स क्या होता है? अगर नहीं जानते तो ये लो, मटेरियल्स in which free electrons are absent, पहले मैं बता देता हूँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ठीक है ना। ये दोनों टर्म आ रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये क्या होता है, ऐसा समझो बाबू, कोई भी जो मटेरियल होता है, तुम जानते हो ना सारे मटेरियल एटम से मिलके बने होते हैं, है ना, कंसिस्ट ऑफ एटम्स। फिर एटम्स में तुम जानते हो क्या ऑर्बिट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हो ना जिनकी एनर्जी ना एकदम मतलब मिनिमम हो, मतलब इतनी हो कि उसको थोड़ी सी भी एनर्जी और मिल जाए, है ना, एनर्जी मिनिमम मैं कह रहा हूँ, एनर्जी मैक्सिमम हो उसको, मतलब वो अनस्टेबल हो, उसे थोड़ी सी एनर्जी और मिल जाए कि वो रिलीज हो जाए, वो मतलब ऑर्बिट से अपने बाहर हो जाए, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो जनरली मेटल्स में ना इलेक्ट्रॉन्स फ्री ही होते हैं,
मतलब सर तो वहाँ लिखा है ना विच हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्री, नहीं बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं बताता हूँ, ऐसा समझो कि जब तुम किसी बॉडी को हीट देते हो ना, मतलब बेसिकली उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन सबकी एनर्जी बढ़ जाती है। अब सोचो अगर किसी की एनर्जी ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोई एटम्स है और उसमें ना एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर यहाँ घूम रहा है बेचारा, एकदम मतलब ये निकलने के लिए ना लगभग लगभग तैयार है, तो इसको थोड़ा सा एनर्जी और दे दोगे तो ये निकल जाएगा। अब इसको थोड़ा सा एनर्जी कौन देगा, कोई इसका मतलब पड़ोसी थोड़ी आगे इसको देगा। लेकिन सोचो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अपना कितना होता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्सीमेटली। अगर मैं ऐसा यूनिट में बात करूँ तो 300 केल्विन हम लोग रूम टेम्परेचर को बोलते हैं। सोचो 300 केल्विन अगर इसको एनर्जी मिलता है अगर टेम्परेचर से, तो क्या होगा, ये तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के डिस्को करेगा ना। सोच के देखो, अगर इस 300 केल्विन टेम्परेचर होता है, किसी भी टेम्परेचर के इक्विवेलेंट काइनेटिक एनर्जी तुम कैसे निकालते हो, 3/2 kBT, ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ये T है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पढ़ते हैं हम लोग काइनेटिक थ्योरी वगैरह में, इसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, सॉरी। देखो, तो अगर 300 केल्विन रूम टेम्परेचर होता है और इस इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉन क्यों रहेगा वहाँ पे, इसको थोड़ी सी एनर्जी चाहते मिलते ही ये बाहर निकल जाता, लेकिन उसे इतनी एनर्जी मिल रही है तो ये बाहर निकल गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल गया, इसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनको थोड़ी सी भी एनर्जी दो तो बाहर निकल जाएंगे। तो सोचो मेटल्स जो हैं, सारे मेटल्स तो रूम टेम्परेचर पे हैं, और सारे मतलब जो मेटल्स हैं अगर रूम टेम्परेचर पे हैं, तो अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी रहेगा ना टेम्परेचर, तो सोचो क्या 273 पॉइंट समथिंग 14 जो भी होता है इतना केल्विन, तो उसको टेम्परेचर अभी भी मिल रहा है ना केल्विन पे बात करें तो हर हाल में मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं। इसीलिए कहा जाता है मटेरियल्स विच हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर मूव करते हैं, जो हमें करंट मिलता है आगे चल के। उस पर बात करंट इलेक्ट्रिसिटी में की जाएगी। चार्ज इस चैप्टर में मूव नहीं करेगा, रिमेंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्जेज एट रेस्ट, तो इसमें चार्ज को मूव नहीं करने देना है, अगर हुआ तो परेशानी हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट समझ आया ना कि मटेरियल्स विच आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स इट। उसको कंडक्टर बोलेंगे, मतलब अगर कभी जरूरत पड़ी तो चार्जेज उसमें मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स उसमें मूव कर सकते हैं। बट ऐसे मटेरियल जिसमें मूव नहीं कर सकते, नहीं कर सकते मतलब है ही नहीं, तो कहाँ से करेंगे, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है दौड़ने के लिए, तब तो दौड़ेगा ना, इसमें है ही नहीं साला। क्या बोल रहे हो सर आप। अब होता क्या ना, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुमने 11th ढंग से पढ़ा है, ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अब इंसुलेटर्स में क्या होता है ना कि जो इनको फ्री करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, उस उतना तुम दोगे ना तो ये जल के राख हो जाएगा, उतना एनर्जी उसको मिल ही नहीं पाएगा हीट से, है ना, सफिशियंट हीट नहीं मिल पाएगा इसको, तो हम इसे फ्री नहीं कर पाते। इसको फ्री करने का एक ही तरीका होता है, बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना होता है। अब देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, वो मैं तुम्हें अभी पढ़ाया नहीं हूँ, तो आगे चल के बात होगा। इसीलिए अभी सिर्फ इतना समझना है कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट हो, मतलब जो फ्लो नहीं करा सकता चार्ज को, जो कंडक्ट नहीं करा सकता, ठीक है, ओके। तो हमें कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स समझ में आ गया, इसका एग्जांपल मुझे बताने की जरूरत है, मैं तुम्हारा इंसल्ट नहीं करना चाहता, है ना। तो इंसुलेटर्स हो गया अपना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर एक टर्म होता है, वैसे तो हमें उसे डिटेल्स में पढ़ना ही है, बट स्टिल मैं बता देता हूँ, उसे ग्राउंडिंग या अर्थिंग करना कहते हैं, अर्थड करना कहते हैं। यानी मान लो अगर कोई मटेरियल है, लेट्स से कि यहाँ पे फ़ोन है, और इस फ़ोन को मैं ना एक कंडक्टर से या किसी वायर से, कंडक्टिंग वायर से अर्थ से जोड़ देता हूँ, तो मेरा फ़ोन जो है वो अर्थड हो गया। मतलब सर, मतलब ये कि अगर कहा जा रहा है कि ए मैटर इज अर्थड, दैट मीन्स that matter is connected by something या by a connecting wire to the earth, ठीक है ना, so that the electrons can flow through the wire। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं अर्थ में, या अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं उस सब्सटेंस में जिसे अर्थ से कनेक्ट किया गया है, तो हम कहेंगे वो सब्सटेंस जो है अर्थ किया गया है, ठीक है। इतना सब बात ध्यान रख सकता है, मुझे लिखने की जरूरत है नहीं, इतना आपको याद रख सकता है। अर्थ मतलब अर्थ से इस तरीके से कनेक्टेड हो कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो सके, ठीक है ना, उससे अर्थ में या अर्थ से उसमें, ओके। अब हम लोग मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे मूव करते हैं, उसमें जरूरत पड़ेगी इसकी, इसीलिए मैंने इसे बताया है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे बात करेंगे हम लोग अब। अगर आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हैं
कि सर आपने कल भी क्लास लिया, आज भी लिया, बट अभी तो कोई फॉर्मूला नहीं आया, कोई न्यूमेरिकल नहीं आया, सिर्फ आप थ्योरी बता रहे हो। थोड़ा सा पैसेंस रखो, जब सवाल आएंगे तुम्हारे प्राण निकल रहे होंगे, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैं कराऊंगा, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड नहीं कराऊंगा। एक दो फॉर्मूला बेस्ड कराते के साथ कॉन्सेप्ट उसमें मिक्स करना मैं चालू कर दूंगा। अभी तुम्हें थ्योरी बता रहा हूँ, अच्छे से पढ़ के समझ लो, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन में डायरेक्ट थ्योरी से ना 1 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब एक लाइन उठा करके दे दिया जाता है। तो अगर प्रॉपर्टीज थ्योरीज तुम्हें याद नहीं रहेंगी तो वो सब क्वेश्चन मिस हो जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स होंगे उसका टेंशन तुम मत, मतलब जब मैं आऊँगा तो ऐसी कोई वैरायटी नहीं होगा जो मैं नहीं कराऊंगा। मतलब कोई भी बुक से तुम क्वेश्चन सब उठाओगे तो तुम्हें देख करके लग जाएगा कि क्लास में मैंने इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो किया हुआ है, तुम्हारी कॉपी में वो मिल जाएगा। ओके, तो आओ चलो शुरू करते हैं। इसमें मैं सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, मतलब इन द सिलेबस, सीबीएसई के सिलेबस में और सीबीएसई के सिलेबस से परे यानी आईआईटी जेई मेन एडवांस के सिलेबस में जो होगा वो सारी चीज़ इसमें डिस्कस की जाएगी। तो चाहे ये बोर्ड वाले बच्चे देख रहे हो चाहे वो कंपटीशन वाले बच्चे देख रहे हो, दोनों के लिए ये ना बेस्ड है, ठीक है। आइए देखिए, तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में क्या है ना कि ये सब बोर्ड के लिए आपको है ना। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की। और कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन मीन्स रबिंग समझो, ठीक है ना। तो अगर कोई दो बॉडी है तुम्हारे पास, लेट्स से दिस वन इज ए और कोई दूसरी बॉडी है, लेट्स से दिस वन इज बी, और दोनों को मैंने रब किया। रब करोगे तो पास में ही रब करोगे ना, तो मैं इसके लिए ना ये समझाने के लिए प्लस का साइन दे रहा हूँ। मैं कुछ लिख नहीं रहा था, ऐसा नहीं कि ए और बी जुड़ गए, बेसिकली रब करने के लिए मैंने साइन दिया है, ठीक है। और ये, और इसको प्लस चार्ज मत समझ बैठना, साला इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, कुछ और ना समझ बैठो। तो इन दोनों को जब मैंने रब किया तो रब करने के बाद फाइनली क्या होता है, हम देखते हैं कि अगर ये बॉडी जो ए है इस पर एक प्लस चार्ज अपियर होता है, और जो दूसरी बॉडी है लेट्स से बी है और उस पर माइनस चार्ज अपियर होता है। ऐसा क्यों हुआ तुम जानते हो, समझते हो, या मुझे बताने की जरूरत है? सोचो, तुम्हें आता है। जब तुम दो बॉडी को रब कर रहे हो तो दोनों बॉडी क्या है, एटम से मिलकर बना है। एटम्स में आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, तो सबसे बाहर में अगर इलेक्ट्रॉन से रब करोगे तो ऐसा होगा ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन उसके एक इलेक्ट्रॉन से टेंगल हो जाए, है ना, मतलब फंस जाए। तो इंटेंगल होके अगर कोई एक दूसरे को खींच लेगा, तो सोचो किसी एक से किसी दूसरे में ही जाएगा ना, है कि नहीं। मान लो इससे 10 इलेक्ट्रॉन ये खींच लिया, तो इस पे कितना 10 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो 10 माइनस अपियर हो जाएगा, और इससे 10 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इस पर 10 प्लस अपियर हो जाएगा। हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स का जहाँ पे मतलब लॉस होता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपियर होता है, और जहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है जो गेन करता है वो निगेटिव हो जाता है। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन लूज किया, गेन किया, फोर्स लूज किया, इस पर प्लस चार्ज आया है तो, और बी क्या किया, गेन किया तो माइनस चार्ज आया। तो इससे मुझे एक बात ध्यान आता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। जब किसी बॉडी को रब करते हो ना तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉडी तो चार्ज हो गया, मान लिए एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, मतलब जब दो बॉडी को रब किए तो, लेकिन क्या इसमें मास का भी ट्रांसफर हुआ? यानी क्या एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मास का भी ट्रांसफर हुआ? आंसर सोचो क्या होगा। द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना बाबू, उसी का ना ट्रांसफर हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का अपना मास भी होता है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो तुम ही बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है 9 इंटू टेन टू दावर माइनस 31 के जी, है ना, तो सोचो अगर 10 टू दावर प्लस 31 इलेक्ट्रॉन को अगर तुम ट्रांसफर करवा दो तो बेसिकली 9.1 केजी मास का ट्रांसफर हो जाएगा, है कि नहीं? यस। वरना तुम ट्रांसफर करा नहीं पाओगे, बात अलग है। बट अगर 10 टू दावर, सोचो इसमें मैंने गुना कर दूं, 10 टू दावर 31 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना, तो इतना इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, 31 माइनस 31 10 टू दावर 01, यानी 9.1 केजी आएगा। यानी जब इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे तो चार्ज का तो बारे में बाद में बात करेंगे, कितना एपियर होगा या नहीं होगा, 9.1 केजी मास इधर से गायब होकर उधर चला जाएगा, है कि नहीं? तो मास का ट्रांसफर होता है, ऑफ कोर्स होता है ना, बिल्कुल। सो यस, जब क्वेश्चन मिले, जो कि मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास? यस, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड, ठीक है। तो अपने को चार्जिंग बाय फ्रिक्शन समझ में आ गया। फिर इसमें एक बात तुम्हें पता चला कि क्या तुम्हें इन दोनों को चार्ज करने के लिए किसी चार्ज बॉडी की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, इन दिस मेथड देयर इज नो नीड ऑफ चार्ज बॉडी या नो चार्ज बॉडी इज रिक्वायर्ड, है ना। देयर इज नो नीड ऑफ चार्ज्ड बॉडी, है ना। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, एंड दैट वन इज
चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो थोड़ा ध्यान से समझना है इसे, ठीक है। सबसे अच्छा और बेटर कॉन्सेप्चुअल यही है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या है ना कि अपने को बेसिकली एक कंडक्टर को चार्ज करना होता है, एक मेटल को चार्ज करना होता है जो अनचार्ज है, पहले से वो चार्ज नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका चार्जिंग प्रोसेस। मान लेते हैं ना अपने पास एक कंडक्टर है, लेट्स से कि ये अपने पास एक कंडक्टर है, सॉरी ये अपने पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हमें चार्ज करना है, बट ये पहले से अनचार्ज है। ये पहले से क्या है? अनचार्ज है। ओके, ये एक स्ट्रिंग को बता रहा है, एक पतला सा स्ट्रिंग है ना, एक पतला सा रोप कहो या स्ट्रिंग कहो, जो तुम्हें समझ में आता है कहो, उससे मैंने इसे कनेक्ट किया हुआ है। और ये एक नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है ना। ऐसा क्यों किया मैंने? सोचो, अगर कंडक्टिंग होगा और मैं इस पे चार्ज वर्ज कर भी दूंगा तो सोचो इस वाले से ये पास वास कर सकता है ना, अगर कंडक्टिंग होता तो नॉन कंडक्टिंग है, मतलब ना ही वो कहीं से चार्ज आ रहा है ना ही इससे कहीं जा रहा है, ये एकदम ऐसे लटका हुआ है, बिल्कुल सस्पेंडेड है। और ये कंडक्टर है और अनचार्ज कंडक्टर है, ध्यान रखना है। ये कैसा कंडक्टर है? अनचार्ज कंडक्टर है। ओके, मैं लिखना नहीं चाहता क्योंकि मैं इसे स्टेप 1 में बदलने वाला हूँ। लेट्स सी आगे क्या है ना। अब अभी क्या करना है, पहले तो अपना मन बनाना है कि हमें चार्ज करना कैसा है। अब ये अनचार्ज मेटल मुझे मिल तो गया है, बट मुझे इसे पॉजिटिवली चार्ज करना है या मुझे निगेटिवली चार्ज करना है। चूज मतलब चूज कर लो कुछ भी जो तुम्हारा मन करे। जैसे मान लो कि मैंने चूज किया कि मुझे पॉजिटिवली चार्ज करना है। ओके, तो मुझे पॉजिटिवली चार्ज करना है, ओके फाइन। बट प्रोसेस समझो जरा सा, एक बात दो बात शुरू का याद रख लोगे तुमसे बन जाएगा सारा। तो अगर तुम्हें पॉजिटिवली चार्ज करना है ना, तुम निगेटिवली चार्ज का एक रॉड लेके आओगे कहीं से, हम मुझे नहीं पता कहाँ से, एक निगेटिवली चार्ज रॉड लेके आओगे। चलो लाते हैं एक निगेटिवली चार्ज रॉड, देखते हैं जरा। ये रहा एक निगेटिवली चार्ज रॉड, ठीक है, जिसमें इसके पास निगेटिव चार्ज प्रेजेंट, ठीक है। ये मैं लेकर के आया इसके पास। अब तुम जानते हो कि कोई भी जो मटेरियल है, कंडक्टर्स है, जो भी है, उस वो अगर मिलके बना है तो एटम्स वगैरह से मिलके बना है तो उसके पास पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्जेस का जो नंबर्स है वो बराबर है। यानी जितना पॉजिटिव चार्जेस है उतना ही निगेटिव चार्जेस है कि नहीं? तभी तो टोटल न्यूट्रल है। अनचार्ज कंडक्टर होने का मतलब क्या, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, उसमें प्रोटॉन्स ही नहीं है? बिल्कुल है यार, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल, ठीक है ना। और अनचार्ज कंडक्टर, तो अगर इसमें मतलब जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव प्रेजेंट है, इसका मतलब ये निगेटिव वाला पॉजिटिव को अपनी ओर खींचेगा कि नहीं खींचेगा? ऑफ कोर्स खींचेगा भाई। ये निगेटिव वाला पॉजिटिव वालों को अपनी ओर खींचा, ठीक है। अब मैं एक बात यहाँ पे तुम्हें बता देना चाहता हूँ, ठीक है। और उसके बाद पहले रुक जाओ, पॉजिटिव को अपनी ओर खींच लिया और निगेटिव जो होगा उसको क्या करेगा? उसको ये देखना पसंद करेगा क्या? नहीं, उसको रिपेल करेगा, बिकॉज क्या होता है, सेम नेचर का जो होता है वो रिपेल करता है ना। अब पहले मैं एक बात बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता कि इसके पास ना बहुत सारा, कुछ कुछ लोग ऐसा बता देते हैं, मैं किसी का मतलब क्या बोलूँ, मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, बट कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर ना बहुत सारा पॉजिटिव निगेटिव ऐसे ऐसे है, और पॉजिटिव सारा ये खींच लिया यहाँ जमा हो गया, निगेटिव सारा जमा हो गया, ऐसे ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। होता क्या है कि मतलब पॉसिबल नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन्स को पाथ में तो बहुत सारे मतलब मिलेंगे ना, रेजिस्टेंस, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहाँ कैसे चला जाएगा? वैसे चलना शुरू किया तो दिन लग जाएगा उसे। तो होता क्या है ना कि जो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एक ही जगह पे प्रेजेंट होते हैं कोई एटम, उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हल्का हल्का शिफ्ट करते हैं अपनी जगह से, ऐसे ये हल्का हल्का शिफ्ट किए तो होता क्या है, जो पॉजिटिव सारे इस तरफ, निगेटिव मान लो अगर इस तरफ गए तो पॉजिटिव इस तरफ गए, या नेगेटिव नीचे वाले को मान लो, पॉजिटिव ऊपर वाले को मान लो, तो पॉजिटिव इस तरफ हुए और नेगेटिव इस तरफ हुए, तो ये दोनों के बीच में ना ये ऐसे पेयर कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे मान लो अगर ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है, तो बीच का प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो एक तरफ लेयर क्रिएट हो जाता है पॉजिटिव का और दूसरी तरफ लेयर क्रिएट हो जाता है नेगेटिव का, इसीलिए हमें दिखता है एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। वो कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। अगर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई तो ये मत सोचो सर आप क्या क्या बोल रहे हो, बस मैं थोड़ा सा डीप में अंदर घुस के बता रहा हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। जब मैं पोलराइजेशन तुम्हें बताऊंगा, डायरेक्ट्रिक्स तुम्हें बताऊंगा,
तो आई प्रॉमिस यू क्लियर हो जाएगा एवरीथिंग, ठीक है। तब तक तुम्हें जैसे याद रखना है तुम वही नेगेटिव है तो सारे पॉजिटिव को अपनी ओर खींच लिया, नेगेटिव को रिपेल कर दिया, वट एवर यू लाइक, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव को क्या करेगा, पुश करके रखेगा। मुझे तुम्हें देखना नहीं है ना, तुम मेरी बिरादरी को मुझे नहीं पसंद, तुम निकलो। ये नेगेटिव वाले को ना पॉजिटिव वाला पसंद है बहुत, तुम जानते हो अपोजिट अट्रैक्ट, राइट। तो ये अपनी ओर खींच के रखा है इसे। अब अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, लेकिन ये इसके पास आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, बेचारे को कोई रास्ता ही नहीं आने का, और ये सटाना है नहीं मुझे, तो ये यहाँ पर रहेगा। अब तुम अपने दिमाग में चलाओ जरा सा कि अब पॉजिटिव नेगेटिव मिल के न्यूट्रल हो रहा है। अगर मुझे इसे पॉजिटिव करना है तो मैं नेगेटिव को अगर हटा दूं किसी तरीके से, तो क्या मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव बचेगा, और अगर सिर्फ पॉजिटिव बचा तो छोड़ दोगे तो उस पर पूरा पॉजिटिव ही रह जाएगा, नेगेटिव को तो मैंने हटा दिया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज। आइडिया तो सही है लेकिन किया कैसे जाए, सोचो इसको हटाने का क्या तरीका है। स्टेप टू हटाने का तरीका, सोचो दिमाग लगाओ, सोचो सोच लिए। अब देखो, ओके तो देखते हैं। अच्छा, सबसे पहला कंडीशन तो ये है बेटा। अच्छा, मैं दूसरा टाइप में और एक डायग्राम नहीं बनाना चाहता, ठीक है, तो मैं यहीं पे काम खत्म कर देता हूँ। तो दूसरा स्टेप है उसे मैं इसी में मिक्स कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने इस भाई साहब को कनेक्ट कर दिया अर्थ से। क्या बोल रहे हो सर आप, ये अर्थ का सिंबल है। अभी से लेकर के क्लास 12 के एंड तक में तुम्हें जब कभी भी ये सिंबल दिख गया किसी कनेक्टेड, समझ लेना उसे अर्थिंग किया गया, अर्थ मटेरियल अर्थ, ठीक है, उसे अर्थ से कनेक्ट किया गया। तो मैंने एक कंडक्टिंग वायर पकड़ के इसे अर्थ में घुसा दिया। सोचो ये इलेक्ट्रॉन एकदम लगाए बैठे रिपल्सन का फोर्स, तुम्हें तो मैं भगा ही दूंगा। अब इसको रास्ता मिल गया भागने का, तो ये क्यों बर्दाश्त करेगा, इसका क्या बोलोगे उसको, प्रताड़ना है ना, इंसल्ट क्यों बर्दाश्त करेगा, हम जा रहे हैं। ये नेगेटिव यहाँ से निकला और अर्थ में चला गया। तो सोचो अगर ये नेगेटिव यहाँ बचा ही नहीं, अगर ये नेगेटिव अर्थ में चला गया, तो नेक्स्ट वाले राउंड में अगर मैं नेक्स्ट स्टेप की बात करूं, अच्छा इसे तो हटने नहीं देना बेटा यहाँ से, ठीक है। ये दूसरे राउंड में है, ठीक है ना, गड़बड़ मत करना। तो और पॉजिटिव को तो बांध के रखे हुए ही है कि तुम कहाँ चले, बट उस पार तो कुछ नहीं। अब सोच अगर उस पार कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये तो जा चुका है इधर से, तो वो तो खाली है। तो अब इसे बांधने का कोई जरूरत नहीं है, मतलब अब तुम इसे अगर निकाल दोगे तो इसे खींचने के लिए इधर कोई नहीं रहेगा, तो ये अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा वापस। कंडक्टर में ये नेचर होता है, पढ़ोगे आगे बढ़ के पढ़ोगे, मैंने भी डायरेक्ट ऊपर से नहीं सीख लिया है, इसीलिए मैंने पूरा सिलेबस मुझे आता है, इसीलिए मुझे पता है कि क्या होगा। तुम भी धीरे धीरे सब सीख जाओगे, ठीक है, अगर बिगिनर हो तो। और अगर कोई पढ़े हुए हो, देख रहे हो, देन तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये जो पॉजिटिव है रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने आप को, कंडक्टर में नेचर होता है फ्री चार्जेस को रिडिस्ट्रीब्यूट करने का। तो जो अपने पास फाइनल स्टेप में जो कंडक्टर आएगा वो चार्ज होके आएगा भाई, ठीक है, ये चार्ज होके आएगा, यानी भाई साहब कंडक्टर इज चार्ज। तो तुम्हारे लिए एक वर्क क्या हो गया कि मैंने पॉजिटिवली चार्ज करा इंडक्शन से, तुम करोगे उसको नेगेटिवली चार्ज। कॉमन सेंस लगाओ, फटाफट बोलो क्या करोगे, नेगेटिव लेके आओगे, सॉरी पॉजिटिव लेके आओगे, यहाँ नेगेटिव आएगा, वहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर तुम कंडक्ट एक वायर से कनेक्ट करोगे तो पॉजिटिव यहाँ से खत्म हो जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। नहीं, पॉजिटिव अर्थ में नहीं जाता। जब पॉजिटिव वाला केस होता है ना सर, अभी तो आपने बताया नेगेटिव, नेगेटिव के केस में से ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स इससे फ्लो करके उसमें चलेगा। लेकिन जब पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी ना, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से आते हैं पॉजिटिव के केस में, और उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें और ज़्यादा हो जाता है, इधर पहले से रहता है और इधर और हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाता है, यानी माइनस चार्ज बढ़ जाता है। तो बट याद रखने के लिए तुम्हें जो लूप होल लगाना हो लगा लो। तुम चाहो तो ये भी याद रख सकते हो ऐसी ट्रिक के तौर पे कि नहीं, अगर यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव को कनेक्ट करने में पॉजिटिव फ्लो कर गया, बट याद रखना वो सही नहीं है। अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आकर के उस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करते हैं। ओके देन, चार्जिंग बाय इंडक्शन हो गया। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि इंडक्शन मेथड
इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर चार्जिंग कंडक्टर, ठीक है ना, या मेटल्स कह सकते हो। इलेक्ट्रोसिटी में मेटल्स कंडक्टर्स एक ही बात है, यहाँ पे तुम रेयर मत लगाने लगना कि सर ग्रेफाइट एंड ऑल, ठीक है। तो दिस मेथड this method can only be used to charge conductor। कोई मुझे बताएगा कि कंडक्टर से क्यों, इंसुलेटर्स क्यों नहीं, इंसुलेटर्स को क्यों नहीं चार्ज कर सकते इस मेथड से, बिना आगे समझे तुम मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है, क्यों इंसुलेटर्स को हम इस मेथड से चार्ज नहीं कर सकते। अगर तुम मेरी बातों को ध्यान से सुने इस लेक्चर में तो तुम्हें पता पड़ जाएगा कि क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा इंडक्शन भी खत्म हो गया, अब हम लोग कंडक्शन को देख लेते हैं जरा सा कि कंडक्शन क्या होता है। ओके, आओ। चार्जिंग बाय कंडक्शन। आओ, ये कंडक्शन क्या है भाई? अरे कंडक्शन कंडक्ट वर्ड से बना है सिंपली। कोई चार्ज बॉडी को ला के अनचार्ज बॉडी को हटा दो, चार्ज फ्लो कर जाएगा, काम खत्म। अब सोचो चार्ज फ्लो करने के लिए तो कंडक्टर ही चाहिए ना, यानी अगेन कंडक्शन भी इंसुलेटर के लिए वैलिड नहीं है। कंडक्शन किसके लिए वैलिड है? सिर्फ कंडक्टर्स के लिए, जैसा कि नाम है उसका कंडक्शन। चलो 1 सेकंड, 10 सेकंड लगेगा, देखो इसमें 10 सेकंड हो जाएगा ये खत्म। फिर मान लो ना ये कंडक्टर, अब मैं इसे लटकाऊंगा नहीं ऐसे, ठीक है, तुम समझ जाओ। ये अनचार्ज, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक यहाँ पर मेरे पास एक चार्ज बॉडी है जो पहले से चार्ज है, ठीक है, और ये कंडक्टर है भाई, ध्यान रखना। और ये अनचार्ज है, ये भी कंडक्टर है, मेटल है। मैंने ना इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया। अब सोचो तुम क्या होगा अगर तुम इन दोनों को कनेक्ट करोगे, तो ये तो दोनों कंडक्टर है और कंडक्टिंग वायर से तुमने दोनों को जोड़ा, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी जो चार्जेज हैं, फ्री चार्जेज, वो दौड़ जाएंगे, क्योंकि कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टर है, तो ये इसे दौड़ेगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाएगा, और जब जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें चला जाएगा तो ये बॉडी भी चार्ज हो जाएगा। ऐसा ऐसा थोड़ी होगा कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, नहीं, कुछ इसमें रहेगा और कुछ उसमें रहेगा, कुछ फ्लो करके इसमें चला आएगा, ठीक है ना। तो जो अपना फाइनल सीन होगा, इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होगा, लेकिन एक बात सोचो, अगर इसमें 50 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से फ्लो करना चालू होगा, लेकिन कब तक फ्लो करेगा? अगर इसमें 50 है और दोनों सेम टाइप का, मतलब सेम शेप, सेम साइज, सेम मटेरियल का अगर कंडक्टर है, तो अगर, और बिल्कुल सेम साइज, सेम सेम शेप, सेम साइज, सेम मटेरियल, अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो अगर इसमें 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 50 नेगेटिव चार्ज है, तो कनेक्ट करने के बाद 25 नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएंगे और 25 नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएंगे। अब ये मत समझ बैठना कि कोई भी दो कंडक्टर ले लें तो मतलब ये दूसरा कंडक्टर, ये दूसरा कंडक्टर, या दूसरे सेप साइज का, दूसरे सेप साइज का, और दोनों को कनेक्ट कर दिए तो 50 से 25 उसमें चला जाएगा, 25 इसके पास आ जाएगा। ये नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं सिर्फ दे सकता हूँ, अभी एक एनालॉगी दे सकता हूँ दूसरे से समझाने के लिए, लेकिन एक्सप्लेनेशन अभी मैं नहीं दे सकता, तुम समझ नहीं पाओगे। पोटेंशियल की बात होती है यहाँ पे, मैं बताता हूँ सिंपली, तुम जो समझ पाओगे। पानी की टंकी होती है ना ऊपर में तुम्हारे घर में, तो अगर मान लो दो टंकी लगी हुई है, इमेजिन करो कि दोनों टंकी सिमिलर है, ठीक है ना, सेम ब्रांड सेम साइज का, और एक में ना पानी मान लो फिल है पूरा और एक में पानी नहीं है। तुम दोनों को जब तुम लगा देते हो, एक पाइप से कनेक्ट करते हो जो कि कनेक्ट हुआ रहता है, मान लो तुमने बीच में उसे ब्लॉक कर रखा है, तुम अगर उसे अनब्लॉक करते हो तो क्या होता है, पानी थोड़ी देर के बाद तुम देखोगे कि दोनों में पानी का लेवल बराबर हो जाता है, बिल्कुल ना एक में ज़्यादा ना एक में कम, बिल्कुल बराबर। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि दोनों का शेप साइज अलग अलग हो, ये अलग ब्रांड का हो, ऊपर से ना इसका, यहाँ पे तो मटेरियल मैटर नहीं करता, बट इसकी कैपेसिटी मान लो अलग हो, इसकी कैपेसिटी अलग हो, ये 2000 हो, ये 1000 हो, अब तुम दोनों को अगर तुम उस पाइप से कनेक्ट करोगे तो अब पानी का लेवल भले बराबर हो जाए बट अमाउंट बराबर नहीं होगा। मतलब 50 में 25-25 होता था, यहाँ पे 1000 में 500-500 होता था, अब 2000 है, अब 2000 लीटर अगर उसमें पानी है, इसमें कुछ भी नहीं है, अगर तुम दोनों कनेक्ट करोगे तो 1000 नहीं होगा, ठीक है ना। अब दोनों में अमाउंट अलग अलग ही होगा, ये तय है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों से मतलब आइडेंटिकल नहीं है।
मतलब अगर इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें चाहिए तो बेसिकली आइडेंटिकल होना चाहिए, फिलहाल इतना ही समझो, आगे तुम समझोगे। रियल आंसर इसका ये है कि तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। लेकिन तुम्हें पोटेंशियल चूंकि नहीं आता, बिकॉज हम लोग अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पहुंचे नहीं और पहुंचने में अभी बहुत समय है, इसलिए मैं इस पर बात नहीं कर सकता, सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट। तो अगर इससे चार्ज फ्लो कर जाएगा कंडक्शन के कारण तो क्या हो जाएगा, बेसिकली तुम समझते हो। अगर मैं एक डायग्राम यहाँ पे बनाना चाहूँ तो ये वाला जो है चार्ज हो जाएगा, दोनों अलग अलग को अगर करना चाहूँ मैं, क्या ही बोलूँ अब, लो तुम कह ही रहो तो। इस वाले के भाई साहब भी कुछ कुछ चार्ज आ जाएगा इस पे भी, और कुछ कुछ चार्ज इस पे भी आ जाएगा। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग मैंने तुम्हें बता दिया, और जितने भी थ्योरी पार्ट थे कूलम्स लॉ से पहले वो मैंने मेरे ख्याल से क्लियर कर दिया है, शायद कुछ नहीं बचा। अब हम लोग कूलम्स लॉ को शुरू करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, थोड़ा समझते बूझते हैं, और फिर हम लोग आज की क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे। कुछ एक एग्जाम्पल्स को लेके कल हम लोग ढंग के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कूलम्स लॉ। बड़ा डिमांडिंग है, बड़ा फेमस है, आइए देखें जरा क्या कहता है। ठीक है, सबसे पहले तो रुक जाओ, पहले लिखने दो मुझे तो मैं मिटाते मिटाते मैं बोल रहा हूँ। तो कूलम्स लॉ एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है बाय द वे। कैसा लॉ है? एक्सपेरिमेंटल लॉ मींस इसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझा गया है, ऑब्जर्व किया गया है, समझा गया है, और इस लॉ को दिया गया है। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ, ठीक है। ऑलमोस्ट हो गया, बस आओ। कौन सा लॉ चल रहा था भाई? कूलम्स लॉ। तुम पहले से जानते हो इसको। ऐसे समझो कि किसी समय में ना कोई साइंटिस्ट था, उसने देखा ना कि दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, फिर अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये रिपेल अट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? फोर्स ही तो लगा रहा है ना बेसिकली। अगर दो पॉजिटिव दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और रिपेल क्या कर रहे हैं भाई, कैसे दूर जा रहा है? जादू थोड़ी हो रहा है, मतलब नहीं मंत्र मारा है दोनों इधर जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। रिपेल कर रहा है, फोर्स एग्जर्ट कर रहा है दोनों। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? दो ये उस पर फोर्स कैसे लगा सकता है? मतलब मान लो ये ना तुम दुनिया में पहले साइंटिस्ट हो, तुम ही इसे मान लो खोज रहे हो, ठीक है, तुम ही इस एक्सपेरिमेंट को पहली बार देख रहे हो। तो सोचो तुम अगर इसको नहीं जानते तो इसका मतलब तुम इससे पहले सिर्फ एक ही फोर्स के बारे में जानते हो, और वो है ग्रेविटेशन। इसके अलावा तुम किसी फोर्स के बारे में नहीं जानते। जब ये खोजा गया था इसके पहले और कोई फोर्स अगर कुछ था तो सिर्फ ग्रेविटेशन था, और दूसरा कोई नहीं था। तो किसी ने सोचा कि भाई दो बॉडी है और दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, या मान लो अट्रैक्ट कर रहा है, तो किसी ने सोचा ग्रेविटेशन है। लेकिन फिर बोला अगर ग्रेविटेशन होता तो वो सब बॉडी भी खींच रहा होता, यही दो बॉडी खींच रहा होता। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि मान लो अगर मैं दो बॉडी को आपस में रब कर दूं, ठीक है ना, तो रब करने के बाद दोनों पे पॉजिटिव निगेटिव आ जाएगा। अब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन पहले उन दोनों बॉडी को रखो तो दोनों एक दूसरे को नहीं अट्रैक्ट कर रहा है, नहीं रिपेल कर रहा है। तो अगर ग्रेविटेशन होता तो ग्रेविटेशन तो हमेशा लगता है दो बॉडी के बीच में, तो ग्रेविटेशन तो ये नहीं है साला, ये कोई नया फोर्स है जो तभी लग रहा है जब दोनों को रब किया जा रहा है, मतलब जब दोनों पर पॉजिटिव और निगेटिव एपियर हो रहा है तब, जब दोनों चार्ज हो जा रहा है तब। तो हमने बोला कि एक नए टाइप का फोर्स है, इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो कूलम्स ने एक्सपेरिमेंटली इसके बारे में बताया, एक्सपेरिमेंट करके देखा कि इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं कि साला कितना फोर्स लग रहा है ना, मतलब कितना लग रहा है। ठीक है, रिपेल कर रहा है समझ में आ गया भाई, अट्रैक्ट कर रहा है समझ में आ गया, बट फोर्स लगा कितना रहा है? जैसे न्यूटन ने बताया कि -G m1 m2/r² लगा रहा है दो मास एक दूसरे पर। तो इससे इसको भी बताना था, इसने एक्सपेरिमेंट करा लाइक न्यूटन, और इसने पता किया कि भाई अगर ऐसा है कि दो कोई भी चार्ज है, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों निगेटिव हो, चाहे एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मान लो दोनों पॉजिटिव है Q1 Q2, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, मतलब एक फोर्स लगा रहा है। तो कूलम ने ना एक्सपेरिमेंट करा, कैसा लॉ है ये? एक्सपेरिमेंटल है ना, देखना ये एक्सपेरिमेंटल है। देखो अगर तुम्हें चैप्टर पे कमांड करना है ना, इसकी सीरीज को पूरा देखना है, ठीक है, स्किप मत करना, वरना फिर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मैं अभी भले ही बेसिक को लेके फॉलो कर रहा हूँ, बट जब मैं अमेरिकन में एंटर करूंगा फिर तुम्हें होश आ जाएगा। इसलिए सारी वीडियो को पूरा पूरा देखना है, सीरीज को मिस नहीं करना है। चलो, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, हमें बेसिक नॉलेज इतना पता है। कूलम्स ने देखा सब बात ठीक है, बट जो ये फोर्स लगा रहा है एक दूसरे पर, ये फोर्स किस किस पर डिपेंड कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंट कैसे करते हो? छेड़छाड़ करके, ये चेंज करके वो चेंज करके।
कूलम ने ऑब्जर्व किया कि अगर वो चार्ज को बढ़ा देता है या घटा देता है, किसी भी एक चार्ज को या दोनों को भी, तो चार्ज को बढ़ाने पर फोर्स की वैल्यू बढ़ जा रही है, कोई भी चार्ज को बढ़ाने पर फोर्स की वैल्यू बढ़ जा रही है और चार्ज को घटाने पर फोर्स की वैल्यू घट जा रही है। तो उसे समझ में आया कि भैया जो फोर्स ये लग रहा है, ये फोर्स इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब Q1 Q2 का प्रोडक्ट अगर ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट कम होगा तो फोर्स कम लगेगा। एक्सपेरिमेंटल है, मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, इस पर कम बोलना पड़ेगा। अब उसने दूसरी बार ऑब्जर्व करा कि अगर दोनों का डिस्टेंस जो है, उन दोनों के बीच में जो है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब सीधी बात बोलूं तो अगर उसके बीच का डिस्टेंस को तुम दोगुना कर देते हो तो उसके बीच का फोर्स जो है 4 गुना घट जाता है। मतलब सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो इन दोनों को अगर मान लो मैं कंबाइन कर दूं, कंबाइनिंग द बोथ इक्वेशंस, क्या मिल जाएगा सोचो फटाक से। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। थोड़ा मैं एक बात बता देता हूँ यहाँ पर, या पहले लिख देता हूँ फिर यहाँ पे आऊंगा, रुक जाओ। इसका क्या कहना है भाई, ये भाई सब गाना गाते हैं ना कूलम, कि भाई ऐसा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कहूँ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लिख देता हूँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two point charges is directly proportional to, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, proportional to, is directly proportional to, यार इतना लिखने का मुझे मन नहीं कर रहा, is directly proportional to the magnitude of the product of the charges। ठीक है ना, मैं मैग्नीट्यूड गायब कर रहा हूँ, थोड़ा तुम सुनो, देखो ध्यान से समझो। मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस and inversely proportional, oh boy, inversely proportional to the square of the distance between them। देखो जो बात मैंने इतना लंबा चौड़ा लिखा है ना, वही ये है, ठीक है। बस यहाँ पर जो जैसे मैंने वहाँ मैग्नीट्यूड छोड़ा वही यहाँ छूट गया है। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड से मतलब है, क्या बोल रहे हो सर आप? मतलब बेटा ये है कि अगर ये प्लस और ये माइनस है तो साइन नहीं लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। 2 कूलम माइनस 3 कूलम, माइनस प्लस ने पहचानते, 2 ले लो 3 ले लो, बात खत्म। सर माइनस में उसका कोई लॉजिक नहीं है, उस माइनस से तुम्हें पता चलेगा, साइन से तुम्हें पता चलेगा कि अट्रैक्ट कर रहा है कि रिपेल कर रहा है, कितना लगा रहा है फोर्स, वो तुम्हें ये फॉर्मूला बता देगा। ओके चलो आगे मूव करते हैं, कितना टाइम पास करोगे। तो फोर्स प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो बराबर का साइन आएगा, साथ में कांस्टेंट आएगा, तुम्हें पता है ये के, ठीक है। लगता नहीं है कि आज हम लोग न्यूमेरिकल पे जा पाएंगे। के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। यही वो फोर्स है जिससे ये दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, और अगर निगेटिव होता है तो अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना बाबू, अगर ये 2 कूलम है और अगर ये 3 कूलम है, दोनों पॉजिटिव है, तो जिस फोर्स से दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, अगर दोनों में से एक नेगेटिव होता है, यानी अगर ये 2 कूलम और ये -3 कूलम होता, तो अट्रैक्ट भी उतनी ही फोर्स से करता, ठीक है ना। यानी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, लेकिन जो फोर्स जितना लग रहा है मैग्नीट्यूड वही रहेगा, अगर तुमने दोनों के बीच का डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड से कोई छेड़खानी नहीं की है तो। यानी इफ Q1 Q2 और R को तुम चेंज नहीं किए हो मैग्नीट्यूड के रूप में, तो फोर्स चेंज नहीं करेगा। आओ चलो थोड़ा सा ये K के बारे में बात कर लेते हैं। ये K क्या है, वेयर K सीधा लिखता हूं यार, देखो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तुम जानते ही हो ना, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को नाम दिया गया है कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है ना। सीधी बात करता हूं, मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ, ठीक है ना। कूलम्स कांस्टेंट, और इस भाई साहब के की वैल्यू होती है
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपने क्या लिखा सर, बता रहा हूँ बट थोड़ा सा पैसेंस रखो ना। ये 9 × 10⁻⁹ इसकी वैल्यू डायरेक्ट ये होती है, इसकी इसकी वैल्यू ये होती है, या कह सकते हो ये होती है और ये होती है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर तुम्हें जानना है कि कैसे सर, तो सिंपली देखो, तुम्हें के का यूनिट चाहिए तो सबको दूसरी तरफ कर दो, तो एफ इंटू आर स्क्वायर बाय Q1 Q2, एफ का न्यूटन इंटू आर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, बाय कूलम इंटू कूलम तो कूलम स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब ये फोर तो तुम समझते हो क्या होता है, पाई भी तुम समझते हो। एक नया चीज तुम्हारे लिए आ रहा है एप्सिलन नॉट। अगर तुम में से कुछ लोग इसे पढ़ने नहीं जा रहे हो, पढ़ने नहीं जान रहे हो, तो एप्सिलन इज ग्रीक अल्फाबेट, एप्सिलन पढ़ते हैं और इसके साथ जो जीरो लगा हुआ है ना, इसे नॉट बोलते हैं। तो ये एप्सिलन नॉट है। तो जैसे इसे के बोलते हो वैसे ये एप्सिलन नॉट है, लेकिन इसको पढ़ते हैं, बट फिजिकली इसका क्या मतलब है, तो इसे परमिटिविटी ऑफ, इसे फ्री स्पेस या वैक्यूम वगैरह कहते हैं, ठीक है। ये परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, देख बाबू, परमिटिविटी का मतलब होता है ना कि ये ना किसी चार्ज के फील्ड को किसी मीडियम में कितना रिड्यूस करता है, उसे उस मीडियम की परमिटिविटी कहते हैं। ऐसा समझो, एक्चुअली तुम कुछ मत समझो, तुम्हारे सिलेबस में एप्सिलॉन नॉट के बारे में यहाँ पर क्या कहीं पर भी कोई खास एलाबोरेशन नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट स्टिल जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को थोड़ा बता दूंगा और आगे मूव करूंगा, तो एप्सिलॉन नॉट का जरूरत वैसे पूरे सिलेबस में आने वाला है, ठीक है, इवन ऑप्टिक्स तक में आने वाला है, तो यहाँ से लेकर के अंत तक आता ही रहेगा। तो हम लोग मेंशन करेंगे जब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह को समझ लेंगे, और मैग्नेटिज्म वगैरह आएगा तब तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। स्पीड ऑफ लाइट भी इसी से निकलता है, ये इलेक्ट्रिकल है और एक मैग्नेटिकल कांस्टेंट आता है म्यू नॉट, उन दोनों को मिला करके, ठीक है। हम लोग उस पर बात करेंगे बाद में। फिलहाल एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम है। थोड़ा ध्यान सुनो, ये जीरो लगा हुआ है इसीलिए ये वैक्यूम या फ्री स्पेस है। अगर ये जीरो यानी इसे नॉट बोल रहा हूं, अगर वो हट जाए तो ये किसी मीडियम की परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। नहीं बात समझ में आया, एप्सिलॉन नॉट क्या बताता है, किसी किसी नहीं, वैक्यूम या एयर की परमिटिविटी को। परमिटिविटी क्या है, इस पे ज़्यादा बात मत करो, शॉर्ट में समझना चाहते हो तो वो मीडियम की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है जो रिस्ट्रिक्ट करता है उसके फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन नॉट की सीधी वैल्यू समझ लो, जैसे इसकी वैल्यू तुमने जाना कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है भाई 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर। देख, परमिटिविटी परमिट वर्ड से बना है, परमिट मतलब अलाउ करना, लेकिन ये उल्टा काम करता है, एप्सिलॉन नॉट अलाउ नहीं करता, एप्सिलॉन नॉट रिस्ट्रिक्ट करता है फील्ड को, स्ट्रेंथ को, ठीक है, किसी मीडियम के अंदर। यानी अगर Q1 चार्ज Q2 पर यहाँ पर एयर में या वैक्यूम में फोर्स कुछ और लगा रहा है अभी, तो पानी में जाने के बाद ये उतना फोर्स नहीं लगा पाएगा, इसकी हैसियत कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो वही एप्सिलॉन जो है ना, हवा में एप्सिलॉन नॉट था, इतना वैल्यू था, लेकिन मीडियम में जाने के बाद इसकी ताकत बढ़ जाती है रिस्ट्रिक्ट करने की, ठीक है ना, बेसिकली इतना समझो तुम। तो ये फोर्स को रिड्यूस कर देता है। तो अभी फिलहाल हम लोग मीडियम के बारे में बात नहीं करेंगे, इसीलिए मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा था बट फिसल गया मेरे से। तो फिलहाल तुम समझो कि यही सब कुछ है। जब हम लोग पूरा कूलम्स लॉ पे प्रैक्टिस कर लेंगे, तब बाद में एक छोटा सा कांस्टेंट यहाँ पे ना जोड़ना होता है जिसे रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, आगे चल के तब तुम सीख जाओगे मीडियम में कैसे चेंज करता है। फिलहाल अभी तुमको जो भी सवाल हम देंगे, बनवाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, सिर्फ वैक्यूम या एयर में होगा, ओके। तो ये हो गया। तो अगर तुम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये वाली यहाँ पर डाल दोगे तो तुम्हें टोटल सॉल्व करके यही मिलेगा, ठीक है, ओके। तो यानी जो तुम्हारा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है फोर्स का दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, दैट इज के यानी 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2/r², ठीक है। यानी डिस्टेंस मालूम हो और दो चार्ज का मैग्नीट्यूड मालूम हो, तो तुम दोनों चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू को बता सकते हो। तो हम लोग एक दो इलस्ट्रेशन लेते हैं और उसके बाद आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में, देख लेते हैं एक दो छोटा सवाल।
फाइंड फोर्स बिटवीन द फॉलोइंग। देखो जो पहला है वो कह रहा है कि दो चार्ज है सिंपली, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है कुछ, है ना, कुछ 3 मीटर है, 5 और 6 कूलम है। ठीक है सिंपल। दूसरा है देखो क्या, कर ही लो सब। तीसरा क्या है देखो, ये -1 कूलम है, ये भी -1, और इसके बीच का डिस्टेंस जो है ना वो 1 किलोमीटर है, और इसका है +10 मिली कूलम और -5 मिली कूलम, और इसके बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर। ठीक है, तो देख आराम से कर लेते हैं, दो चार्ज ही है ना बाबू, 5 कूलम 6 कूलम, दो चार्ज है, डिस्टेंस के और बना लो। क्या लगेगा फोर्स दोनों के बीच में, सोचो। फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2/r²। के मालूम है भाई अपने को, कोई मीडियम सीडियम के बारे में बात ही नहीं हो रहा ना, करेंगे अभी हम कुछ 1 2 दिन तक, टेंशन नहीं लो। Q1 कितना है 5, Q2 कितना है 6, बाय डिस्टेंस कितना है 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 9 खत्म हो जाएगा, तुम होशियार बच्चे हो। 6 5 30 इंटू 10⁻⁹, यानी सीधी बात मैं बोलूँ तो 3 इंटू 10⁻10 न्यूटन इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दिस। मतलब बेटा 5 कूलम और 6 कूलम को 3 मीटर की दूरी पे रखोगे ना तो कितना फोर्स से रिपेल करेगा, आइडिया है तुमको। 3 इंटू 10⁻10 न्यूटन, इमेजिन करके देख 3 इंटू 10⁻10 न्यूटन कितना होता है, सोच ही के देख तू पहले, ये कितना फोर्स हुआ समझ आ रहा है तुम्हें। 3 इंटू 10⁻9 kg के बराबर, 3 इंटू 10⁻9 समझ रहे हो, बता रहा हूँ रुको। 3 अरब केजी, 3 अरब केजी, 300 बिलियन या 3 बिलियन का, सॉरी 3 बिलियन केजी के वेट के बराबर जो फोर्स होता है उतना फोर्स से तुम्हें दूसरे को रिपेल कर रहा है। छोड़ो क्या ही बोलूं तुम्हें, सिर्फ आंसर निकालो, खुश रहो तुम फिलहाल, ठीक है। फीलिंग थोड़ा बाद में लेना। अब देखो यहाँ फोर्स इक्वल्स टू, फिर से करोगे K Q1 Q2/r²। अब देख बेटा बता दे रहा हूँ, बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने ना मैग्नीट्यूड निकालना है, अभी डायरेक्शन तो हमें पता चल ही रहा है कि ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे, ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है। तो अभी हम लोग ना कोई ज़्यादा वेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो K कितना है 9 × 10⁻⁹, Q1 कितना 10 मिली है भाई साहब, मिली है। 1 मिली कूलम इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर, सॉरी कूलम, कूलम। तो ये हो गया 10 × 10⁻³ कूलम इंटू Q2 कितना हो गया 5 इंटू 10⁻³ कूलम। बढ़ाना नहीं है, माइनस साइन नहीं ले रहे, ठीक है। बाय आर 5 मीटर, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है भाई, दो ही बार तो होता है, एक से एक गया, एक से ये गया, दो बार। तो 2 इंटू 9 कितना हो गया 18 इंटू, ये -3 -3 -6 -6 प्लस 9 क्या हो जाएगा 3। ये हो गया अपना आंसर। तीसरा भी देख ही लो, कहानी समाप्त ही करते हैं भाई। F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा K Q1, फिर से क्या ही लिखो यार लोग, 9 इंटू 10⁻⁹, 1 इंटू 1/1 किलोमीटर है, SI में कन्वर्ट करना है, विच इज कितना 1000 मीटर, या लिख सकते हो 10⁻³ मीटर, 1 किलोमीटर बराबर। तो यहाँ लिखोगे 10⁻³ मीटर का स्क्वायर, तो 9 इंटू 10⁻⁹, 336, ऊपर आके हो जाएगा -6। ये इज आवर आंसर। तो सोचो ये दोनों बाबू वाला सवाल अगर तुमको मिलेगा, ये रिपेल करेगा, देख लो दोनों नेगेटिव, तो ये वाला ऐसा सवाल तो तुम कर लोगे ना। क्या ध्यान रखना है इसमें, तुमने क्या सीखा, ये सीखा कि डायरेक्ट कूलम बना दे करके ना मिली माइक्रो पिको कर सकता है। अगर तुम्हें नहीं आता है तो मैं लिख दे रहा हूँ, पिको कूलम अगर मिलेगा तो वो 10⁻⁻12 होगा, मिलेगा क्या एनसीईआरटी में साला यही देगा ही। और नैनो कूलम अगर होगा यानी एन सी, तो 10⁻⁻9 कूलम होगा। और भैया अगर माइक्रो कूलम दिख गया ये वाला, तो -6 कूलम, थोड़ा याद ही रख लीजिएगा। और डिस्टेंस, डिस्टेंस का कुछ भी ऐसा यूनिट में रखना है, किलोमीटर रहता चाहे कुछ भी रहता, लाइट ईयर रहता, रखना मीटर में ही है तुम्हें, ठीक है। ये रहा। अब एक ना एक ट्रिकी सवाल है, छोटा सा, बस वो करा दे रहा हूँ, मतलब पूछा गया है कई बार, 2002 6 पता नहीं किसमें किसमें, जे जे मेन जिसे कहते हैं IEEE वगैरह में, तो वो मिटा के करा ही दे रहा हूँ। तो मैं बोला गया ना कि
फाइंड मिनिमम फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2। समझना जरा, ठीक है। यहाँ है ये Q1, इसके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, और ये है Q2। सोच, मिनिमम का तो पता नहीं, लेकिन अगर फोर्स निकालना होता तो लिखते के Q1 Q2 बाई 1 का स्क्वायर। सोच, 1 तो मालूम ही है, के तो कांस्टेंट है, यानी Q1 Q2 अगर गिवन नहीं है, यानी Q1 Q2 पे ही डाउट है, तो बेसिकली सवाल क्या है कि Q1 और Q2 की क्या वैल्यू लेनी चाहिए कि मुझे मिनिमम फोर्स मिले। नहीं सवाल समझ आया। सवाल ये फाइंड मिनिमम फोर्स बिटवीन Q1 और Q2, यहाँ ये रहा, मुझे आंसर यहाँ से बनाना। तो देख, डिस्टेंस रख दिया तू, के तुझे पता है, Q1 Q2 ही है ना जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता, यानी इसका मिनिमम होना या नहीं होना, मैक्सिमम होना कौन डिसाइड करेगा? Q1 Q2। तो Q1 Q2 की मिनिमम वैल्यू कितनी ले सकते हो, सोच के देखो जरा, अगर अकल है तुम्हारे पास तो। Q1 Q2 क्या है? चार्ज, और चार्ज मिनिमम कितना हो सकता है? ई से छोटा चार्ज नहीं हो सकता, यानी ई इंटू ई, यानी के ई स्क्वायर इज आंसर। अब के की वैल्यू रख दोगे, ई की वैल्यू रख दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग ना कूलम्स लॉ पे ना कल बात करेंगे। कूलम्स लॉ पे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लेके मैं कल आऊँगा और आपको कराऊंगा। तब तक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। टिल देन आप रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए। सी यू।